कहानी की शुरुआत होती है फ्रैंक नाम के एक आदमी को दिखाने से, जो दीवारों में आई हुई दरारों को ठीक करने का काम करता है। आज फ्रैंक के साथ एक नया वर्कर भी काम कर रहा था, पर आज उसके पास इतना ज्यादा काम नहीं था। इसके बाद वो हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ लियो होती है, जो कि प्रेग्नेंट थी। चेकअप कराने के बाद ये दोनों जब हॉस्पिटल से घर आते हैं, तभी ये अपने घर को देखते हैं, जो पूरी तरह से बिखरा हुआ पड़ा था। ये सब देख कर के लियो अपने हस्बैंड फ्रैंक से गुस्से में पूछती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये हफ्ते में दूसरी मर्तबा है जब हमारे घर की ऐसी हालत हुई है। वो फ्रैंक से कहती है कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। तब फ्रैंक कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद फ्रैंक अपने दोस्त बेन के घर पर जाता है और उसे बताता है कि आज फिर से मेरे घर पर कुछ लोगों ने तलाशी ली, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें चाबी नहीं मिली होगी। तब बेन कहता है कि क्या तुमने लियो को इस बारे में बताया। इस पर फ्रैंक कहता है कि डिलीवरी में अभी कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए लियो को इस वक्त बताना ठीक नहीं होगा। इसके बाद फ्रैंक अपने काम पर चला जाता है और वहाँ पर अपने साथी के साथ दीवारों में आई हुई दरारों को चेक करता है। काम पूरा होने के बाद जैसे ही वो आने लगता है ऊपर की तरफ, तभी अचानक से फ्रैंक नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से संभाल लेता है अपने आप को। दरअसल एक आदमी था जिसने ऐसा जानबूझकर के किया था और फ्रैंक ने भी उसे देख लिया था। अब फ्रैंक की रस्सी उलझी हुई थी, इसलिए वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद फ्रैंक पीछा करने लगता है उस आदमी का, लेकिन वो एक गाड़ी में बैठ कर के भाग जाता है यहाँ से। इसके बाद वो अपनी वाइफ लियो को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तब वो अपने काम को छोड़कर फौरन चल देता है अपने घर की तरफ। जब घर पहुँचता है तो लियो को देख कर के उसकी जान में जान आती है। दरअसल काम में बिजी होने की वजह से वो फोन नहीं उठा पाई थी। फ्रैंक को घबराया हुआ देख कर के लियो उससे पूछती है कि आखिर ये चल क्या रहा है, लेकिन फ्रैंक अभी भी उसे कुछ नहीं बताता और रूम में चला जाता है सोने के लिए। इसके बाद हमें मालकम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो उस आदमी को मार देता है जिसे उसने फ्रैंक को मारने के लिए भेजा था। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मालकम फ्रैंक को क्यों मारना चाहता है। ये हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब लियो अपने रूम में सो रही थी। तभी फ्रैंक उठ कर के जाता है अपने घर की छत पर, जहाँ वो उस चाबी को देखता है जो उसी जगह पर पड़ी थी जहाँ पर फ्रैंक ने उसे रखा था। इसके बाद वो उस चाबी को ला करके अपने वॉशरूम में छुपाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर लियो आ जाती है। लियो फ्रैंक से पूछती है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर आजकल तुम कर क्या रहे हो। ना तो तुम मुझे टाइम देते हो और ना ही पहले की तरह प्यार करते हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी इनके घर पर कुछ लोग आ जाते हैं जो फ्रैंक को पकड़ने के लिए आए थे। तब फ्रैंक इनसे WWE की फाइट करने लगता है। लियो भी प्रेग्नेंट होने के बावजूद डट कर के मुकाबला करती है उन लोगों का, लेकिन ये सिर्फ दो थे और वो बहुत सारे। जल्दी ही वो लोग इन दोनों को पकड़ कर के बांध देते हैं। इसी बीच ये लोग फ्रैंक की उंगलियों के निशान अपनी गन पर ले लेते हैं। तभी यहाँ पर आता है मालकम और फ्रैंक से कहता है कि तुम मुझे वो चाबी दे दो, मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे होने वाले बच्चे को जिंदा छोड़ दूंगा, और अगर तुमने मुझे वो चाबी नहीं दी तो मैं तुम्हारी बीवी और होने वाले बच्चे को नासा के रॉकेट में बिठा दूंगा। ये लोग फ्रैंक को बहुत ज्यादा डराते और धमकाते हैं, लेकिन फिर भी फ्रैंक इन्हें चाबी नहीं देता। तब ये लोग गुस्से में आकर के फ्रैंक का फोन लेते हैं और उसका नेटवर्क ऑफ कर देते हैं, ताकि फ्रैंक की लोकेशन का किसी को भी पता न चल सके। वही मालकम ने जिस आदमी को मौत के घाट उतारा था, ये उसके मर्डर का झूठा केस भी फ्रैंक पर डालने वाले थे। इससे फ्रैंक और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि इन लोगों ने उस गन पर फ्रैंक की उंगलियों के निशान ले लिए थे, जिस गन से मालकम ने उस आदमी को मारा था। इसके बाद ये लोग लियो को एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर ये फ्रैंक को भी मार करके बेहोश कर देते हैं। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा था, ये जानने के लिए हमें 10 महीने पीछे जाना होगा, जहाँ पर हमें एक फोर्स दिखाई जाती है जिसका नाम था GIG, और हमें पता चलता है कि फ्रैंक और लियो भी इसी फोर्स में काम किया करते थे। आज इन लोगों की कोई पार्टी थी, इसलिए ये सभी मिलकर के बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। फ्रैंक का दोस्त बेन और उसकी वाइफ भी इसी फोर्स में शामिल थे। जब पार्टी खत्म होती है तो लियो फ्रैंक के पास आती है। दरअसल वो आज अपने दिल की बात फ्रैंक को कहने वाली थी। यहाँ पर लियो फ्रैंक से कहती है कि मैं पिछले 2 साल से तुम्हें पसंद करती हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। असल में फ्रैंक भी लियो को बहुत पसंद करता था, इसलिए जल्दी ही ये दोनों शादी कर लेते हैं। फिर अगले दिन फोर्स के सभी लोग एक जगह पर बैठे हुए थे। यहीं पर फ्रैंक और लियो भी थे और साथ ही बेन और उसकी वाइफ भी बैठे हुए थे। बेन की वाइफ फ्रैंक से कहती है कि अब तुम्हें लियो के साथ अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए। तब फ्रैंक मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी तो हमारा ऐसा कोई इरादा
ज्यादा नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेन की वाइफ का नाम मेनन है। फिर एक रात फ्रैंक बेन और उसकी वाइफ और निको के साथ फोर्स की तरफ जा रहा था। तब लियो उसे कॉल करके बताना चाहती थी कि वो माँ बनने वाली है। इससे पहले कि वो बता पाती तभी फ्रैंक के पास किसी की कॉल आती है और वो फ्रैंक को बताता है कि होटल के नीचे वाले फ्लोर में फायरिंग की आवाज सुनाई दी है। ये बात सुनते ही फ्रैंक और सभी लोग पहुंच जाते हैं होटल में। जब ये होटल के अंदर जा रहे थे तो दो लोगों को देखते हैं जो होटल से बाहर निकल रहे थे। जब फ्रैंक और बेन कोशिश करते हैं उन आदमियों को रोकने की, तब उनमें से एक आदमी बेन को गोली मार देता है। ये देख कर के फ्रैंक भी गन निकालता है और शूट कर देता है एक आदमी को। तभी वो दूसरा गुंडा एक औरत को पकड़ कर के उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और फ्रैंक से कहता है कि अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं इस औरत का भेजा फ्राई कर दूंगा। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी अचानक से बेन की हालत खराब होने लगती है। अब फ्रैंक बेन की जान बचाने के लिए गोली मार देता है उस आदमी को जिसने उस औरत को पकड़ा हुआ था। अब इतना सारा मामला होने की वजह से फोर्स का कमांडर फ्रैंक को बुलाता है अपने पास। कमांडर फ्रैंक से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम उन लोगों को जाने देते तो ये सब कुछ नहीं होता। कमांडर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मुझे बताए बगैर ही उस होटल में चले गए और ना ही तुम में से किसी ने मुझसे पूछने की कोशिश की। इसके बाद वो कमांडर फ्रैंक को अपनी फोर्स से बाहर निकाल देता है। इसके बाद फ्रैंक जाता है निको की वाइफ के पास। दरअसल इस हादसे में निको की मौत हो गई थी। फ्रैंक निको की वाइफ से कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं वहाँ पर नहीं जाता तो आज निको जिंदा होता। अगले दिन फोर्स के सभी लोग मिलकर के निको को दफनाते हैं। यहाँ पर हम निको के बड़े बेटे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहा था। दरअसल उसे भी यही लग रहा था कि ये सब कुछ फ्रैंक की वजह से हुआ है और अब फ्रैंक को फोर्स से निकालने के बाद लियो भी फोर्स को छोड़ देती है। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुमने फोर्स में शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी, इसलिए मेरी वजह से तुम फोर्स को मत छोड़ो। खैर इसके बाद फ्रैंक जाता है बेन के घर पर, जहां न्यूज से उसे पता चलता है कि जो लोग मारे गए थे वो चोर थे। लेकिन फ्रैंक अच्छी तरह से जानता था कि वो चोर नहीं थे, बल्कि इस बात को जानबूझकर के छुपाया जा रहा है। इसके बाद बेन फ्रैंक से कहता है कि तुम्हें यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। फिर एक दिन फ्रैंक लियो के साथ खाना खाने एक रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं था कि लियो माँ बनने वाली है। लेकिन आज जब ये दोनों साथ बैठे हुए थे तब लियो फ्रैंक को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर के फ्रैंक भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब फ्रैंक और लियो अपने नए घर की सेटिंग कर रहे थे तभी फ्रैंक को अपना बेच दिखाई देता है। जब वो बेच को थोड़ा गौर से देखता है तो उस पर उसे थोड़ा सा खून लगा हुआ दिखाई देता है। उस खून को देख कर के फ्रैंक समझ जाता है कि जरूर ये खून उन दो लोगों में से किसी एक का होगा। इसके बाद फ्रैंक डीएनए टेस्ट के लिए उस खून को भेज देता है लेबोरेटरी में। जांच के बाद फ्रैंक को पता चलता है कि वो दोनों आदमी किसी स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलीगल तरीके से काम करते थे। दरअसल वो दोनों DJIS के लिए काम कर रहे थे। जब वो ये बात बेन को बताता है तब बेन फ्रैंक से कहता है कि अब तुम इन मामलों में मत पड़ो, क्योंकि अब तुम्हारी अपनी एक फैमिली है, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। अब फ्रैंक बेन की बात को मान लेता है और उन सभी सबूतों को एक लॉकर में रख के उसकी चाबी अपने घर की छत पर छुपा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक निको के छोटे बेटे की बर्थडे अपने घर में बना रहा था। वहाँ पर निको का बड़ा बेटा भी था, लेकिन वो पार्टी में शामिल नहीं होता क्योंकि वो अभी भी फ्रैंक से नाराज था। जब निको की वाइफ फ्रैंक को इस चीज के बारे में बताती है तब फ्रैंक निको के बड़े बेटे को मनाने के लिए जाता है उसके रूम में और कहता है कि जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। फ्रैंक कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। जिस पर निको का बड़ा बेटा जिसका नाम एलेक्स है वो फ्रैंक से कहता है कि जिन लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ था तुम उन्हें अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुम उन लोगों के बारे में किसी को नहीं बता रहे, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम उन लोगों को सजा दिलवाओ जिनकी वजह से मेरे डैड मारे गए थे। अब फ्रैंक एलेक्स की बात मान कर के उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने वाला था। इसके बाद फ्रैंक एक रिपोर्टर से मिलता है और उसे बताता है कि मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो उस दिन उस होटल में हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैं वहीं पर था। दरअसल होटल में जो कुछ हुआ था उसको गुजरे हुए 10 महीने का वक्त गुजर चुका था और अब ये मामला फ्रैंक की वजह से दोबारा खुलने वाला था। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि होम मिनिस्टर के सामने DGI का एक आदमी बैठा हुआ था जो होम मिनिस्टर को होटल में हुई उस घटना के बारे में सब कुछ बता रहा था। वो उसे बताता है कि CIA का हेड जिसका नाम जॉन है वो अपने बॉडीगार्ड के साथ फ्रांस आए
थे ताकि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने वेपन्स की डील कर सके। जब वो डील कर रहे थे उसी वक्त DJI के 2 आदमी उनके रूम में आ गए थे ताकि वो लोग इनके पेपर्स को चुरा सके, लेकिन जॉन अपना फोन अंदर ही भूल गया था। फिर जैसे ही वो अपना फोन लेने के लिए अंदर गया तो उसे पता चल गया था कि अंदर कोई है। इसी दौरान जॉन का बॉडीगार्ड मारा जाता है और DJI का एक आदमी भी मारा जाता है। इधर हम देखते हैं कि DJIS के दूसरे आदमी को जॉन ने मार दिया था। इसके बाद जब DJIS के लोग अपने काम को खत्म करके वापस जा रहे थे तो उसी वक्त GSGN के लोग वहां पर आ गए और उसी वजह से DJIS के 2 लोग मारे गए। इस घटना के बाद DJIS ने इस सच्चाई को छुपा लिया था। वो ये भी बताती है कि एक आदमी है जिसे इस घटना के बारे में सब कुछ पता है और उसके पास एक बेच भी है जिसके ऊपर उस आदमी का खून लगा हुआ है। ये सुनकर के होम मिनिस्टर कहता है कि अगर ये मामला दुनिया के सामने आ गया तो बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस आदमी के साथ साथ वो बेच भी चाहिए। इसके बाद होम मिनिस्टर ये सारा मामला माल्कम के हवाले कर देता है और अब माल्कम उन्हीं सबूतों की वजह से फ्रैंक के पीछे पड़ा हुआ था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माल्कम ने लियो को किडनैप कर लिया था और वो फ्रैंक से कहता है कि अगर तुम अपनी वाइफ को जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप वो चाबी मेरे हवाले कर दो। अब फ्रैंक पुलिस से छुप करके अपने घर जाता है उस चाबी को लाने के लिए, क्योंकि फ्रैंक के घर के चारों तरफ पुलिस लगी हुई थी उसे पकड़ने के लिए। जब फ्रैंक अपने घर पहुंचता है तो उसे वहां पर वो चाबी नहीं मिलती, जिससे वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, लेकिन वो पुलिस वाले उसे वहां पर देख लेते हैं। तब फ्रैंक भाग कर के आता है बेन के घर पर और उससे मदद मांगता है। फ्रैंक की बात सुनकर के बेन तैयार हो जाता है उसकी मदद करने के लिए। इसके बाद बेन फ्रैंक को अपना एक बेच देता है जिस पर वो अपना खून लगा देता है। बेच पर खून लगाने के बाद वो फ्रैंक के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां पर माल्कम ने उसे बुलाया था। इसके बाद माल्कम के आदमी आकर के फ्रैंक को ले जाते हैं अपने साथ। वहां पहुंचने के बाद माल्कम फ्रैंक से वो बेच मांगता है। तब फ्रैंक कहता है कि बेच देने से पहले मैं अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूँ। तब वो लोग फ्रैंक को लेकर के जाते हैं लियो के पास। जब फ्रैंक अपनी वाइफ को देखता है जो बिल्कुल ठीक थी तब वो उन्हें वो बेच दे देता है। बेच लेने के बाद माल्कम उसके फोन की लोकेशन को ऑन कर देता है ताकि फ्रैंक के बारे में पुलिस वालों को पता चल जाए। इसके बाद माल्कम के आदमी माल्कम के कहने पर फ्रैंक और उसकी वाइफ को जान से मारने वाले थे। तभी यहाँ पर बेन आ जाता है और माल्कम के सारे गुंडों को बैठा देता है नासा के रॉकेट में। लेकिन गोलियों की आवाज को सुनकर के माल्कम भी अलर्ट हो गया था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसी बीच लियो की तबीयत खराब होने लगती है। तब ये लोग गाड़ी में बैठकर के लियो को लेकर के जाने लगते हैं हॉस्पिटल की तरफ। माल्कम के बाकी आदमी भी इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो इनका पीछा करते हुए गोलियां भी चला रहे थे। वहीं लियो को बहुत जबरदस्त डिलीवरी पेन हो रहा था। यहाँ पर फ्रैंक बेन से कहता है कि तुम लियो को लेकर के हॉस्पिटल पहुँचो, मैं इन गुंडों को ऊपर पहुँचा करके आता हूँ। इतना कहने के बाद वो गाड़ी से कूद जाता है। दरअसल फ्रैंक सोच रहा था कि उसके गाड़ी से कूदने के बाद वो लोग लियो का पीछा करना छोड़ देंगे, लेकिन वो गुंडे तो लियो की गाड़ी का अभी तक पीछा कर रहे थे। इसी बीच यहाँ पर 2 राइडर्स आते हैं। माल्कम को लगने लगता है कि ये फ्रैंक के आदमी होंगे, इसलिए वो इन्हें गोली मार करके मौत के घाट उतार देता है। फ्रैंक उनकी बाइक उठा करके निकल जाता है यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि माल्कम के साथ साथ अब पुलिस भी फ्रैंक का पीछा कर रही थी। तभी फ्रैंक को एक आदमी नजर आता है पैरासूट लिए हुए। तब वो उसका पैरासूट छीनता है और लेकर के उड़ जाता है। इसी बीच बेन भी कॉल करके फ्रैंक को अपनी लोकेशन बता देता है। इसके बाद बेन जब लियो को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचता है तभी माल्कम भी पहुंच जाता है वहां पर, लेकिन वो लियो और बेन को गोली मारता। तभी यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और माल्कम को धोबी घाट के कपड़ों की तरह धो देता है। तभी हम फोर्स के लोगों को देखते हैं जो यहाँ पर आ गए थे। फोर्स का कमांडर माल्कम से कहता है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। फिर सीन चेंज होता है और हम फ्रैंक को भी जेल में देखते हैं जहाँ पर लियो अपने बच्चे को लेकर के आती है फ्रैंक से मिलने के लिए, जिन्हें देखकर के फ्रैंक इमोशनल हो गया था। लियो कहती है कि तुम टेंशन मत करो, जल्दी ही तुम रिहा हो जाओगे। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एड आइटम खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।